मेरी कहानी शुरू होती है दिल्ली के पुराने इलाके चांदनी चौक से कुछ किलोमीटर दूर, जहां एक भूल भुलैया सी गली में एक हवेली थी। लोग उसे रायकर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली पिछले 50 साल से खाली पड़ी थी और इसकी वजह कोई नहीं जानता था, या शायद जानता था पर बताना नहीं चाहता था। मैं विक्रम हूं, एक रियल एस्टेट एजेंट। मेरा काम था घर बेचना और मैं अपने काम में काफी सफल था। लेकिन जब मुझे रायकर हवेली की जिम्मेदारी मिली, तब मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब एक बुढ़िया मेरे ऑफिस में आई। उसकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा उसका नाम कमला रायकर है और वह अपनी पुश्तैनी हवेली बेचना चाहती है। कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने पूछा। जो भी मिल जाए, उसने कहा, और मुझे हैरानी हुई। चांदनी चौक के आसपास की जमीन बहुत महंगी होती है। कोई भी मालिक इतनी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचता। लेकिन एक शर्त है, कमला दादी ने कहा अपनी कांपती आवाज में। जब भी कोई उस घर को देखने जाए तो सिर्फ दिन में जाए, शाम के बाद कभी नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, दादी, आजकल कोई भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें नहीं पता वह घर क्या है। मैंने अपने बेटे, बहू और पोते को खोया है उस घर में। मैं तुम्हें बस इतना कह सकती हूं, उसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन कभी रात को वहां मत जाना। मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा बुढ़ापे में लोगों को अजीब अजीब वहम हो जाते हैं। मैंने प्रॉपर्टी पेपर्स ले लिए और अगले दिन हवेली देखने का प्लान बना लिया। हवेली बहुत बड़ी थी, 3 मंजिल, बड़ा सा लॉन और कॉलोनियल आर्किटेक्चर। बाहर से देखकर लग रहा था जैसे किसी जमाने में यह बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब यह बिल्कुल टूटी फूटी और भयानक लग रही थी। दरवाजे पर ताला लगा था और छांव हर जगह फैल चुकी थी। मैंने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल बैठ गया। हर चीज धूल से ढकी हुई थी, मकड़ी के जाले हर कोने में थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। मैं हॉल में घुसा। फर्नीचर पुराने जमाने के थे। भारी भरकम लकड़ी के सोफा, एक बड़ा सा झूमर जो छत से लटकता हुआ था, और दीवार पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें बहुत गहरा देख रही थीं, जैसे तस्वीर से बाहर। हेलो, कुछ फ्रॉम द मेरी आवाज खाली हवेली में गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना काम शुरू किया। हर कमरे की फोटो लेना, मेजरमेंट्स लेना और प्रॉपर्टी की कंडीशन चेक करना। पहली मंजिल पर 3 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम और एक बड़ा किचन। सब कुछ पुराना लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में था। दूसरी मंजिल पर मैं जब पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। दूसरी मंजिल पर 4 कमरे थे। 3 कमरे तो नॉर्मल थे, लेकिन चौथा कमरा, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। मैंने सोचा शायद बाद में कमला दादी से पूछ लूंगा। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए एक सीढ़ी थी जो काफी पुरानी और कमजोर लग रही थी। मैंने सोचा आज नहीं, कल आकर देखते हैं। वैसे भी शाम होने को आ रही थी और मुझे कमला दादी की चेतावनी याद आ गई। मैं जब बाहर निकलने लगा तो अचानक मेरी नजर उस तस्वीर पर गई जो हॉल में लगी थी। मुझे लगा जैसे उस औरत की पोजीशन बदल गई हो। पहले वह सीधी खड़ी थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे वह थोड़ी सी झुकी हो। मैंने अपनी आंखों को रगड़ा, जरूर मुझे गलत लग रहा होगा। मैंने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। चाबी घूम रही थी, लेकिन ताला खुल नहीं रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है, मैं खुद से बोला। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? मैं घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार जाने कैसे वह खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ बाहर निकल गया। घर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत काम कर लिया था, इसलिए थक गया था और मुझे वहम हो रहे थे। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि सब कुछ नॉर्मल था। अगले दिन मैंने प्रॉपर्टी की लिस्टिंग ऑनलाइन डाल दी। सिर्फ 2 घंटे में मुझे 5-6 इंक्वायरी आ गई। कीमत बहुत वाजिब थी, इसलिए लोग इंटरेस्टेड थे। पहला कस्टमर एक बिजनेसमैन था, शर्मा जी। उन्होंने कहा उन्हें कल ही प्रॉपर्टी देखनी है। मैंने टाइम फिक्स कर लिया।
दोपहर के 2 बजे। अगले दिन मैं शर्मा जी के साथ हवेली पहुंचा। दिन था तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने उन्हें पूरी हवेली दिखाई। वह बहुत प्रभावित थे। ये तो बहुत अच्छी डील है, विक्रम जी, शर्मा जी ने कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? मैंने झूठ बोल दिया। मालिक को फॉरेन जाना है जल्दी में, इसीलिए अर्जेंट सेल है। शर्मा जी ने कहा, उन्हें एक बार अपनी पत्नी को भी दिखाना है। मैंने हां कर दी। अगले हफ्ते शर्मा जी अपनी पत्नी मीरा के साथ आए। मीरा बहुत खुश थी प्रॉपर्टी देखकर। उन्होंने हर कोने को देखा, हर कमरे को चेक किया। लेकिन यह कमरा क्यों बंद है? मीरा ने दूसरी मंजिल के उस बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वह वो एक्चुअली मालिक ने कहा था कि उस कमरे में कुछ पर्सनल सामान है। मैंने बहाना बनाया। ठीक है, मीरा ने कहा, लेकिन हम लेने से पहले उस कमरे को भी देखना चाहेंगे। मैंने कमला दादी को फोन किया। दादी, वह दूसरी मंजिल का जो बंद कमरा है उसकी चाबी कहाँ है? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दादी ने कहा, बेटा, उस कमरे को कभी मत खोलना, उसे वैसे ही रहने दो। लेकिन दादी, कस्टमर उस कमरे को देखना चाहता है। अगर तुमने वह कमरा खोला, दादी की आवाज कांप रही थी, तो जो उस कमरे में बंद है वह बाहर आ जाएगा और फिर कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैंने हंसी में उड़ाते हुए कहा, दादी आप भी। ठीक है, मैं चाबी ढूंढ लूंगा। मैंने फोन काट दिया और शर्मा जी को कहा कि मैं चाबी अरेंज कर दूंगा और उन्हें कल ही सब दिखाऊंगा। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं उस हवेली में था और वह बंद कमरा अपने आप खुल रहा था। अंदर से एक औरत निकल रही थी, वही औरत जो हॉल की तस्वीर में थी। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न था, आंखें काली, और वह मेरी तरफ बड़ी तेजी से आ रही थी। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैं चिल्लाकर उठ गया। मेरा पूरा बदन पसीने में नहाया हुआ था। घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और खुद को शांत किया। सिर्फ एक सपना था, लेकिन इस सपने ने मुझे बेचैन कर दिया था। सुबह मैं सीधा कमला दादी के घर गया। दादी, मुझे सच बताइए, उस हवेली में क्या हुआ था और उस कमरे में क्या है? दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठी और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। यह बात आज से 50 साल पुरानी है। उस वक्त मैं नई नई दुल्हन बनकर उस हवेली में आई थी। मेरा पति महेंद्र बहुत अमीर आदमी था। वह हवेली उसकी मां की थी, राजेश्वरी देवी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी फितरत बहुत बुरी थी। राजेश्वरी को लगता था कि मैं उसके बेटे के लायक नहीं हूं। वह मुझे हर वक्त ताने देती, मेरा मजाक उड़ाती। मैंने सब कुछ सहा, क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती थी। एक दिन राजेश्वरी बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मरने से पहले उसने एक तंत्र विद्या जानने वाले साधु को बुलाया। उसने कहा कि वह मरने के बाद भी उस घर में रहेगी और जो भी उस घर को अपना बनाने की कोशिश करेगा, उसे वह मार डालेगी। हम लोगों ने सोचा यह सिर्फ एक बीमार औरत की बकवास है, लेकिन जब राजेश्वरी मरी तो उसके शरीर को उस दूसरी मंजिल के कमरे में रखा गया अंतिम संस्कार के लिए। उस रात अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, बर्तन गिरते, और रात को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती। हम लोगों ने जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अजीब घटनाएं होती रहीं। मेरे पति ने बहुत कोशिश की उस घर को बेचने की, लेकिन जिसने वह घर लिया, उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। पहले बायर का एक्सीडेंट हो गया, वह बच गया पर हमेशा के लिए लूला हो गया। दूसरे बायर का बेटा खो गया, आज तक नहीं मिला। तीसरे बायर पागल हो गया। तब मेरे पति ने फैसला किया कि अब यह घर नहीं बेचेंगे। हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरा बेटा, तुम्हारा पति राजेश, उसने यह नहीं माना। वह कहता था यह सब अंधविश्वास है। 10 साल पहले राजेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस हवेली में रहने चला गया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, फिर एक रात दादी का गला भर आया। एक रात राजेश ने मुझे फोन किया। वह बहुत डर गया था। उसने कहा कि राजेश्वरी की आत्मा घर में है, वह उन्हें मार डालेगी। मैंने कहा, जल्दी से बाहर निकल जाओ, लेकिन तब तक जब मैं पहुंची तो तीनों की लाशें थीं। पुलिस ने कहा फायर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे पता है सच क्या है। राजेश्वरी ने अपना बदला ले लिया। उस दिन के बाद से मैंने उस हवेली को बंद कर दिया। मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं बेटा, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं,
अगर कोई उस घर को लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन उसे सच बता देना और खुद कभी उस बंद कमरे को मत खोलना। मुझे कमला दादी की कहानी सुनकर कंपी आ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दादी, ये सब सिर्फ संयोग हो सकता है, आत्मा भूत कुछ नहीं होता। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मत करना ये सौदा, लेकिन अगर कर रहे हो तो बहुत संभल कर करना। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था। एक तरफ 5 लाख का कमीशन था जो मुझे इस डील पर मिलने वाला था, और दूसरी तरफ दादी की डरावनी कहानी। मैंने सोचा, नहीं, मैं आज के जमाने में रहता हूं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। मैंने शर्मा जी को फोन किया और कहा कि मैं कल उस बंद कमरे की चाबी ले आऊंगा। उन्होंने खुशी से हां कर दी। अगले दिन मैं सुबह उस हवेली में पहुंचा, अकेला। मेरा इरादा था कि मैं पहले उस बंद कमरे को खुद देख लूं, फिर शर्मा जी को दिखाऊंगा। मैंने सब दरवाजे की चाबियां कमला दादी से ले ली थीं। उस बंद कमरे की चाबी बहुत पुरानी थी, जंग लगी हुई और भारी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे एक ठंड महसूस हुई। गर्मी का महीना था, लेकिन वहां बहुत ठंड थी। मैंने जैकेट पहन ली। उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होकर मेरा हाथ कांप रहा था। मैं चाबी लगाने वाला था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। एक आवाज, बहुत धीमी, मत खोलो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बोला और चाबी घुमाई। ताला बहुत मुश्किल से खुला, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। दरवाजा खोला तो अंदर से बहुत तेज हवा निकली, इतनी तेज कि मैं पीछे गिर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं, सिर्फ एक लाल चुनरी पड़ी थी फर्श पर। वहीं वह चुनरी जो कमला दादी की कहानी में राजेश्वरी पहनती थी। मैंने अपना फोन निकाला और फोटो लेने लगा। अचानक फोन की स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखने लगा। बैटरी फुल थी, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। यह क्या हो रहा है? मैं बोला। तभी मुझे उस कमरे के कोने में कुछ दिखा, एक परछाई। वह हॉल की तस्वीर वाली औरत की परछाई लग रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे मुड़ने वाला था, तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धम्म से। नहीं! मैं चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। मुझे फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। कोई है? हेल्प! मुझे बाहर निकालो! कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस दिखाई देने लगी। मैंने पीछे देखा। वह लाल चुनरी हवा में उड़ रही थी, जैसे किसी ने पहनी हो। क्या चाहिए आपको? मैंने कांपते हुए पूछा। यह मेरा घर है, एक औरत की आवाज गूंजी। मेरा घर, और कोई यहां नहीं रहेगा, कभी नहीं। चुनरी मेरे तरफ आने लगी। मैं कोने में चिपक गया। मैं जाता हूं, मैं यह घर नहीं बेचूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ बाहर निकल आया। सीढ़ियां उतरकर मैं ग्राउंड फ्लोर पर आया और भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर मैंने अपने आप को देखा। मेरा पूरा बदन थरथरा रहा था। मैं कार में बैठा और वहां से सीधा अपने घर चला गया। घर पहुंचकर मैंने शर्मा जी को फोन किया। सर, वह अवेलेबल नहीं है अब। क्या? लेकिन आपने तो कहा था आज हमें दिखाएंगे। माफ कीजिए सर, मालिक ने प्लान चेंज कर दिया है। वह अब नहीं बेचना चाहते। मैंने कमला दादी को भी फोन किया। दादी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं यह घर नहीं बेचूंगा। दादी की आवाज में राहत थी। भगवान का शुक्र है बेटा, तुम बच गए। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मेरे ऑफिस में एक और कस्टमर आया। राघव नाम था उसका। वह बहुत जिद्दी किस्म का आदमी लग रहा था। उसने कहा उसे ऑनलाइन लिस्टिंग में रायकर हवेली दिखी है और वह उसे देखना चाहता है। सर, वह प्रॉपर्टी अब अवेलेबल नहीं है, मैंने कहा। मैंने ऑलरेडी कमला रायकर से बात कर ली है, राघव ने कहा। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। आप मुझे कल हवेली दिखा सकते हैं? मैंने कमला दादी को फोन किया। दादी, आपने किसी राघव को क्यों भेजा? बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए। अगर कोई उस घर को लेना चाहता है तो प्लीज उसे सच बता देना और बेच देना। दादी इतनी हताश लग रही थीं कि मैं मना नहीं कर सका। मैंने राघव से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। उस घर के बारे में कुछ कहानियां हैं। मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता।
राघव ने बीच में ही काट दिया। मैं सिर्फ घर देखना चाहता हूं, बाकी आपके विश्वास आप अपने पास रखिए। अगले दिन मैं राघव के साथ हवेली पहुंचा। इस बार मैंने अपने साथ एक पंडित जी को भी बुलाया था, जो मुझे मंत्र पढ़ने को कहा था। यह क्या सर्कस है? राघव ने हंसते हुए कहा। सर, आप नहीं समझोगे, यह बहुत जरूरी है। हम तीनों हवेली के अंदर गए। पंडित जी ने पहले ही पूजा शुरू कर दी और रक्षा मंत्र पढ़ने लगे। मैं राघव को पूरी हवेली दिखा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे, राघव को उस बंद कमरे में बहुत इंटरेस्ट हुआ। यह कमरा क्यों बंद है? सर, यह कमरा, मैंने शुरू किया। मैं सब देखना चाहता हूं, राघव ने जिद की। मैंने पंडित जी की तरफ देखा। उन्होंने मना करने का इशारा किया, लेकिन राघव नहीं माना। अगर आप कमरा नहीं खोल रहे तो मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूं, राघव ने धमकी दी। मैंने बहुत सोच विचार के बाद कमरे की चाबी निकाली। पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, मत करो। लेकिन मैं मजबूर था। मैंने दरवाजा खोला। इस बार कमरे के अंदर थोड़ी रोशनी आ रही थी खिड़की से। वह लाल चुनरी वहीं पड़ी थी। राघव अंदर घुस गया। बिल्कुल खाली कमरा है, आप लोगों ने इतना ड्रामा क्यों किया? राघव हंसने लगा। तभी पंडित जी चिल्लाए, बाहर आ जाओ जल्दी, वह यहां है। मैं राघव को खींचने लगा, लेकिन वह नहीं आया। क्या बकवास है यह? मैं देखना चाहता हूं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। पंडित जी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। वह लाल चुनरी फिर से हवा में उड़ गई। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो रहा है? चुनरी राघव के गले में लिपट गई, बिल्कुल सांप की तरह। राघव की सांस रुकने लगी। बचाओ, वह चिल्लाया। मैं और पंडित जी दोनों ने राघव को पकड़ा और खींचा। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी औरत का दर्दनाक चीख, और चुनरी राघव के गले से हट गई। हम तीनों भागकर नीचे आए और हवेली से बाहर निकले। राघव का गला लाल हो गया था। चुनरी के निशान साफ दिख रहे थे। मुझे माफ कर दो, राघव रो रहा था। मैं गलत था, मुझे नहीं चाहिए यह घर। राघव चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पंडित जी ने मुझे समझाया, बेटा, उस औरत की आत्मा बहुत ताकतवर है, वह उस घर को छोड़ेगी नहीं। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक वह घर खतरा रहेगा। तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उसके लिए एक महायज्ञ करना होगा, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा, कम से कम 5 लाख रुपए। मैंने कमला दादी को सब बताया। वह रो पड़ी। मेरे पास इतने पैसे कहां हैं बेटा? अगले कुछ दिनों में बहुत परेशान रहा। एक तरफ कमला दादी की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ मेरी अपनी जान का सवाल था। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोची कि अगर मैं किसी तरह उस आत्मा से बात कर सकूं तो शायद मैं उसे समझा सकूं। मैंने एक तांत्रिक से मिले, बाबा कैलाशानंद। उन्होंने कहा वह मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक रात उस हवेली में अकेले बितानी होगी। क्या, अकेले? मैं घबरा गया। हां बेटा, सिर्फ तभी उस आत्मा से संवाद हो सकता है। मैं तुम्हें रक्षा कवच दूंगा और कुछ मंत्र सिखाऊंगा, लेकिन हिम्मत रखनी होगी। मैं तैयार हो गया। कमला दादी ने मना किया, लेकिन मैंने कहा यह करना जरूरी है। उस रात मैं फूल माला, अगरबत्ती और दिया लेकर हवेली में गया। मैंने ग्राउंड फ्लोर के हॉल में सब कुछ सजाया और बाबा के बताए मंत्र पढ़ने लगा। रात के 11 बज गए। सब कुछ शांत था, सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी। रात के 12 बजे मुझे कुछ सुनाई दिया। पायल की आवाज। कोई सीढ़ियां चढ़कर नीचे आ रहा था। मैं खड़े होकर देखा, वह औरत, राजेश्वरी, अपनी लाल साड़ी में अपनी खूबसूरती के साथ, लेकिन उसका चेहरा मौत जैसा सफेद था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तुम फिर आ गए? उसने कहा। उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था। मैंने हाथ जोड़े। राजेश्वरी जी, मैं आपसे बात करने आया हूं। आप इतना गुस्सा क्यों हैं? क्या आपको शांति नहीं चाहिए? वह मेरे करीब आई, ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी ठंड मुझे महसूस हो रही थी। शांति? वह हंस पड़ी, एक खोखली हंसी। शांति तब थी जब यह मेरा घर था, जब मैं यहां रानी थी, लेकिन सब ने मुझे निकाल दिया, मेरे ही घर से। आपको कोई निकाल नहीं रहा है, मैंने कहा, लेकिन आप यहां अकेली क्यों रहना चाहती हैं? आपकी फैमिली? वह चिल्लाई। कौन सी फैमिली? जिसने मुझे मरते वक्त अकेला छोड़ दिया, जो मुझसे नफरत करती थी। मैंने समझा कि राजेश्वरी का दर्द बहुत गहरा था।
उसने जिंदगी में प्यार नहीं पाया और मौत के बाद भी वह अकेली रह गई। राजेश्वरी जी, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी कहानी सुनूं? वह चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, कोई मेरी कहानी नहीं सुनना चाहता। सब कहते हैं मैं बुरी थी। मैं बैठ गया। मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताइए। और फिर राजेश्वरी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए एक अमीर घराने में मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ मेरी खूबसूरती से मोहित था। जब मैं बूढ़ा हो गई तो उसने मुझे छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। मैं अकेली रह गई इस बड़े घर में। मेरा बेटा भी मुझसे प्यार नहीं करता था, वह अपनी पत्नी के कहने में आता था। सबने मुझे भूलना चाहा। जब मैं बीमार पड़ी तब भी किसी ने मेरी देखभाल नहीं की। मैं तड़प तड़प कर मरी, और तब मैंने कसम खाई कि यह घर हमेशा मेरा रहेगा, कोई और यहां खुश नहीं रहेगा। मैं समझ गया, राजेश्वरी अकेली नहीं रहना चाहती थी, वह चाहती थी कि कोई उसे समझे, उसे प्यार दे। राजेश्वरी जी, आप अकेली नहीं हैं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन आप दूसरों को तकलीफ देकर अपना दर्द कम नहीं कर सकती। आपने कमला दादी का पूरा परिवार छीन लिया, उसका बेटा, बहू, पोता, सब खत्म हो गए। राजेश्वरी की आंखों में आंसू आए, लेकिन वह लाल थे, खून जैसा। मैं नहीं चाहती थी कि वह मरे, लेकिन मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। जब कोई यहां आता है, जब कोई यहां रहना चाहता है, मुझे लगता है कि क्यों उन्हें परिवार मिल सकता है और मुझे नहीं। क्योंकि आप मौत को स्वीकार नहीं कर रही, मैंने कहा। आपको आगे जाना होगा, जहां आपको सच्ची शांति मिलेगी। मैं डरती हूं। उसने पहली बार कमजोरी दिखाई। मुझे नहीं पता आगे क्या है। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मेरा हाथ उससे पार हो गया, लेकिन उसने महसूस किया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आगे है वह यहां से बेहतर होगा। यहां आप सिर्फ अकेली हैं और दुखी हैं। राजेश्वरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं चली गई तो मुझे कौन याद रखेगा? मेरी कहानी कौन सुनाएगा? मैं याद रखूंगा, मैंने कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा कि आप सिर्फ एक बुरी औरत नहीं थीं, बल्कि एक अकेली औरत थीं जिसे प्यार की जरूरत थी। उस वक्त कुछ अजीब हुआ। हवेली में एक नरम रोशनी फैल गई। राजेश्वरी का चेहरा बदलने लगा, वह शांत हो गई। उसकी आंखें अब डरावनी नहीं बल्कि दुखी लग रही थीं। सच? उसने पूछा, जैसे एक बच्ची पूछती है। सच, मैंने कहा। वह मुस्कुराई, पहली बार। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं थक गई हूं यहां अकेले रहकर। मैं जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे। मैंने बाबा कैलाशानंद को फोन किया। वह तुरंत आ गए और उन्होंने वहीं उस रात एक छोटी पूजा की। राजेश्वरी शांति से बैठी रही। जब पूजा खत्म हुई, राजेश्वरी खड़ी हुई। वह अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे एक असली औरत हो। थैंक यू, उसने कहा। पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा। और फिर वह धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी बात थी, इस घर को प्यार दो, यह घर बुरा नहीं है, बस अकेला था। उस रात के बाद हवेली में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैंने कमला दादी को सब बताया। वह बहुत रोई। मुझे माफ कर दो राजेश्वरी, दादी बोली। मैंने कभी तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश नहीं की। अगले कुछ हफ्ते हम लोगों ने हवेली को साफ करवाया, रिपेयर करवाया। पंडित जी ने घर की शुद्धिकरण करवाई। फिर एक फैमिली आई, मेहता परिवार। उनके पास 4 बच्चे थे और वह एक बड़ा घर ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, सब कुछ। हम लेंगे, मेहता जी ने कहा। सच कहूं तो मुझे वह राजेश्वरी जी की कहानी सुनकर दुख हुआ। हम इस घर में प्यार भरेंगे। वह तो चाहती ही थी, यही ना? वह घर अब मेहता परिवार का है। पिछले 3 साल से वह वहां खुशी से रह रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने उस डील से कमीशन नहीं लिया। वह पैसे मैंने कमला दादी को दे दिए। उन्होंने उन पैसों से एक छोटी दुकान खोल ली। कभी कभी मैं उस हवेली के सामने से गुजरता हूं। अब वह हवेली खूबसूरत लगती है। लाइट से सजी बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं। और मैं सोचता हूं कि शायद राजेश्वरी अब शांति से है, यहां नहीं लेकिन कहीं और, जहां उसे वह प्यार मिला जो उसे जिंदगी में नहीं मिला। यह कहानी मुझे सिखाया कि हर भूतों की कहानी के पीछे एक इंसानी दर्द होता है। कभी कभी जो हम भूत समझते हैं वह सिर्फ अकेली आत्माएं होती हैं जो सुनना चाहती हैं। और हां, वह घर अब बिक चुका है, लेकिन प्यार से, सम्मान से
और उस औरत की याद के साथ जो कभी उस घर की रानी थी।